The leadership always wanted to control the military because they were scared, they were vulnerable, because the military always knew the extent of corruption that was being done. We're not close to the conflict right now. We're talking about Kashmir and the relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क बन गया। बरतानिया ने पाकिस्तान के सफ़र के लिए अपने शहरियों को 2015 में जारी करदा ट्रैवल एडवाइजरी में तरमीम कर दी। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। साथ साथ बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान के दौरे पर बिलाखिर पहुंची और आज पहला मैच हुआ। हार जीत होती रहती है, लेकिन खुशी की बात है कि पाकिस्तान ये मैच भी जीत गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के बाद डेवोस से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने दोस्त अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्रंप से कहा कि भारत के साथ मामला तय करने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। पूरे दौरे के दौरान 3 दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकारीर भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर के मसले पर भी बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन व सलामती पर भी बात की। भारत अब अपना रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है एक ऐसे वक्त पर जब कश्मीरी सीज में हैं। वहाँ पर हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर सेकुलरिज्म और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत चीख रही है। पाकिस्तान ने भी कश्मीर के हवाले से हफ्ता पूरा अपने प्रोग्राम तरतीब दे दिए हैं। ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं और जितना संजीदा मौज़ूआत हैं इतना ही एक्सपीरियंस मेरा पैनल है। मेहमानों का तारफ़ करा देते हैं। मेरे साथ इस्लामाबादी स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इजाज़ुल हक साहब, मुस्लिम लीग जेड के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तिजारत, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं और साबिक वज़ीर दिफा हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब, चेयरमैन कश्मीर कमेटी। बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जितने मैंने चैलेंजेस गिनवाए उसमें सबसे बढ़कर कश्मीर है। जब भी सदर ट्रंप ने कहा कि मैं सालसी करता हूं, वहां स्क्रू मोदी ने टाइट कर दिया, वहां मोदी ने मसाइल पैदा कर दिए, वहां मोदी ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। एक बार फिर ट्रंप ने कहा इसका आउटकम क्या होगा जब खसूसन ट्रंप अब अगले महीने इंडिया आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस वक्त एक तारीखी वक्त से गुजरा है, क्योंकि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स यूएस सेनेट में चल रही है, ये शायद खत्म भी हो गई हो। उसके साथ हमेशा जब भी वो तीसरी मरतबा मिले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, तो उन्होंने एक ही बात हमेशा की है कि मैं तो अपना किरदार अदा करने के लिए बतौर मीडिएटर तैयार हूँ। पर उसके बरक्स बदकिस्मती हमारे रीजन की ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उसका जो अपना एक थिंक टैंक है अमित शाह, डोवाल और कंपनी, वो ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर एक बिल्कुल फैशिस्टिक माइंड सेट चल रहे हैं। उसके साथ हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा रहता ही है। और उससे पहले जो भी हम डिप्लोमेटिकली मॉरली और एज ए नेबर इंडिया के ऊपर जो भी हम एक प्रेशर ला सकते हैं, वो हमारी क़यादत में और इस दौरे में डेवोस में इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा वैसे मतलब एंजेला मर्केल का उनका बहुत सिग्निफिकेंट एक इनफॉर्मल मुलाकात रही और फिर बहुत से हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट उनसे मिले हैं। एंजेला मर्केल जब गई थी न्यू दिल्ली, हालांकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पे थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो लॉकडाउन है ये गैर जमहूरी है, ये ह्यूमन राइट्स की टोटल वायलेशन कर रहा है। मेरे ख्याल में तमाम तर जितनी भी दुनिया के
टॉप लीडरशिप है, उन्होंने इस चीज का नुमाया बात तो की है। 2 मरतबा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस चीज को टेकअप किया है। इजाजुल हक साहब, वजीर आजम ने बाकायदा ट्रंप से कहा कि भारत के साथ हमारे मामला तय करवाएं। भारत के साथ मामला ट्रंप कैसे तय करवा सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है, जिस तरह उसको अंदरूनी तौर पर इतना प्रेशर उसके ऊपर आया हुआ है, लाजमी बात है कि वो भी चाह रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट करे अंदरूनी अपने ऊपर जो उसके तहरीक चल रही है उससे, तो कोशिश वो करेगा। लेकिन क्या वो सालसी जो है वो होती है दो तरफ से, जब तैयार हों दोनों पार्टी तैयार हों, तो ख़तरे की बात इससे जो मुझे लग रही है कि जिस तरह फ़खर इमाम साहब ने कहा कि जिस तरह अंदरूनी हालात बने हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, ट्रंप भी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमाकत कर सकता है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि मोदी भी अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जो प्रेशर उसके ऊपर बिल्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स बाहर निकले हुए हैं, सूबों के चीफ मिनिस्टर जो है बगावत कर रहे हैं, तो ठीक है अपना वो 26 तारीख को तो उनका होगा वो रिपब्लिक डे, लेकिन इस सारी तवज्जो को हटाने के लिए कुछ ना कुछ एडवेंचर भी वो कर सकता है। तो हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और उसको काउंटर करने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने खुर्रम दस्तगीर खान साहब कि हमें तैयार तो रहना चाहिए, लेकिन वजीर आजम जहां ये अलार्म दे रहे थे, अलर्ट कर रहे थे, वहीं स्विट्जरलैंड में उन्होंने कहा कि भारत के साथ फौरी जंग का कोई खतरा नहीं है। आपका क्या टेक है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब भी सदर ट्रंप से मिलते हैं मैं तो खौफ में मुब्तला हो जाता हूँ कि 22 जुलाई को जब वो मिले थे और 25 जुलाई को पाकिस्तान वापस आकर उन्होंने फरमाया कि मुझे यूं लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। सब कौम हैरान थी कि वो कौन सा वर्ल्ड कप है। तो ठीक 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को हड़प कर लिया, एनेक्स कर लिया। तो हमें फिर पता चला कि वो कौन सा वर्ल्ड कप था जो इमरान खान साहब जीत कर आए। फिर जब सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में मुलाकात हुई तो हमने शुक्र किया अल्लाह का कि उसके बाद कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन उसके ठीक 3 हफ्ते बाद हिंदुस्तान ने नवंबर में, 1 नवंबर था गालिबन, उन्होंने कश्मीर के जो मकबूजा कश्मीर था जिसको उन्होंने एनेक्स किया था उसके 2 टुकड़े करके उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। तो ये जब भी मिलते हैं ट्रंप से तो यूं लगता है कि पाकिस्तान की जो अपीजमेंट है और जो, मैं सौदेबाजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो कश्मीर के ऊपर एक मफलूज खारजा पॉलिसी है उसमें कोई बेहतरी नहीं आती। और हम हर दफा ये देखते हैं कि आप अभी भी जब सदर ट्रंप से मिले हैं तो राजा साहब आप जैसे जो माशाल्लाह मुशाहिदा करने वाले लोग हैं उन्होंने नोट किया होगा कि इमरान खान साहब ने कश्मीर की बात बिल्कुल या पहली प्रायोरिटी के तौर पर नहीं की। उन्होंने सदर ट्रंप से पहले अफगानिस्तान डिस्कस किया और फिर बाद में कश्मीर का इशू आया। तो सदर ट्रंप जो है उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर अपना इजहार कर दिया है कि वो हिंदुस्तान जाएंगे और अगर जो हमें ये जरूर ख्वाब दिखाया गया कि वो पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन जब इमरान खान साहब ने सदर ट्रंप को दावत दी तो सदर ट्रंप ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। तो हमें एक खारजा पॉलिसी का जो कॉन्डक्ट है, द वे इट इज बीइंग कंडक्टेड, वो इंतहाई एमेच्योरिश है और रॉन्ग हेडेड है। जहां पाकिस्तान के जो मफादात आपको कश्मीर पॉलिसी मफलूज लग रही है। आपने कहा कश्मीर पॉलिसी मफलूज है, पूरे 10 दिन का एक प्रोग्राम दे दिया हुकूमत पाकिस्तान ने कि अगले हफ्ते हम ये करेंगे। पाकिस्तान इस मसले को प्रोजेक्ट तो कर रहा है ना? जी, मुझे बड़ी खुशी है कि 10 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन वो प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर होना है। मुझे खुशी होती कि ये प्रोग्राम जो है ये मॉस्को में होते, ये शंघाई और बीजिंग में होते, ये ब्रसल्स में होते, ये लंदन में होते, ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में होते, ये ब्यूनस आयर्स और जो है वो ब्राजील में होते, ऑस्ट्रेलिया में होते, क्योंकि हमें तो वहां वोटों की जरूरत है। जो असल बहरान है और जो इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है वो ये है कि 5 महीने और गालिबन 6 महीने अब होने वाले हैं गुजर जाने के बावजूद पूरी दुनिया में किसी ने हिंदुस्तान का ये जो अमल था मकबूजा कश्मीर को एनेक्स करने का, उसकी मुजम्मत कहीं से नहीं आई। जी, मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ मुल्कों ने ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है उसके ऊपर बात की है, उन्होंने जो इंटरनेट की जो बंदिश है उस पर बात की है, कर्फ्यू पर बात की है,
लेकिन जो पाकिस्तान का 72 साल का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का पिलर था, हिंदुस्तान ने उस सतून को थोड़े से मार गिराया है। इधर पूरी दुनिया ने इधर रुकिएगा, अलार्म आ रहे हैं। असल इशू ये था कि इसके ऊपर हमें दुनिया से हिमायत चाहिए थी। अगर 10 दिन की एक्टिविटीज करनी है, इस एंगल के ऊपर हिमायत चाहिए, वरना ह्यूमन राइट्स का इशू तो पहले भी था, वो आज भी मौजूद रहेगा। आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है जनरल साहब। जिस अलार्म की बात खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी कर गए, जादुल हक साहब ने भी की और फखर इमाम साहब भी कर रहे थे, सलामती की सूरत हाल बेहतर हुई, पाकिस्तान महफूज मुल्क बन गया। बरतानिया ने अमेंडमेंट कर दी अपनी एडवाइजरी में, बांग्लादेश की टीम आ गई। जहां ये खुशी की बातें हैं, ये फिर हमारे लिए चैलेंज भी बनते हैं। जो एडवेंचर की बात इजाजुल हक साहब ने की, भारत नरेंद्र मोदी इस चीज को एक खतरा बनाकर हमारे लिए एडवेंचर का एक समा तो पैदा कर सकता है, जिसे हम फॉल्स फ्लैग बार बार कह रहे हैं। जी, पहली बात तो यह कि जो सलामती की सूरत हाल है, ये आपको पता है कि ये तो दिहाई से ऊपर कुर्बानियों का नतीजा, और ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान के हर शोबे ने दी हैं। फौज ठीक है, इसमें आगे आगे रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को क्रेडिट जाता है। पीपल पार्टी ने भी इसमें हिस्सा डाला है, PML नून ने भी डाला है, PTI भी उसमें कर रही है, सिविलियंस भी हैं, अफवाज पाकिस्तान पुलिस, सबको ये मेरा ख्याल क्रेडिट जाता है कि मिलकर ये काम तो हुआ है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जब कहते हैं अमेरिकी सदर को सालसी के लिए, तो मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अपनी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूँगा कि क्या अमेरिका एक न्यूट्रल मुल्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान? अगर खुदा ना खास्ता हमने सालसी, देखिए हमें तो अमेरिका से एक ही रिक्वेस्ट और डिमांड करनी चाहिए कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में अमेरिका हमारी मदद करे। इसके अलावा अगर आपने उनको सालसी का कहा या आर्बिट्रेशन का कहा, तो मेरे भाई ऐसे गड़े में गिरोगे कि कभी निकल नहीं सकोगे। वजीर आजम तो ये कहते हैं, वजीर आजम ये कहते हैं कि जो माहौल भारत के अंदर बनाया है, उस वजह से यहाँ जंग का खतरा है। अमेरिका, EU या अक़वाम मुत्तहिदा इंटरवीन करें इस खतरे को दूर करने के लिए। जी, जितना उन्होंने इंटरवीन किया वो आपके सामने है, इसके मुझे ज्यादा मिसाल देने की जरूरत नहीं है। उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया। जब भी उनको आपने सालसी का किरदार अदा कर दिया, तो वो डेफिनेटली ऐसा काम करेंगे जो हिंदुस्तान के हक में जाएगा। इसमें आपको कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ये जो आप बात खतरे की कर रहे हैं, देखें पहले जब इलेक्शन होने लगे थे, मोदी जो बातें करता था, तो हमारी तरफ से कुछ लोग कह रहे थे नहीं जी, ये सिर्फ इलेक्शनरिंग स्लोगन्स हैं, इसने करना कराना कुछ नहीं है। और फिर आपने देखा कि उसने करके दिखा दिया। अब उनका जो आर्मी चीफ है वो क्या कह रहा है, वजीर आजम क्या कह रहा है, वजीर दिफा क्या कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि जंग की कोई इम्कानात नहीं है। अरे भाई मेरे, किस दुनिया में रहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि इस इलाके में कुछ मुश्तरका मफादात हैं हिंदुस्तान के और अमेरिका के। अमेरिका के मफादात अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, और वो जो थोड़ी सी आपको अचानक जो उसने कहा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है इमरान खान, और ये कहा कि इससे करीब हम पहले कभी नहीं थे जितने अभी हैं, ये खुश होने की बात नहीं है, ये अलार्मिंग बात है। अलार्मिंग बात है। इधर रुकिएगा जनरल साहब, इधर रुकिएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जनरल साहब ब्रेक लेते हैं नादरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे। रिपब्लिक डे भारत मना रहा है, हम एक पूरे हफ्ते की प्लानिंग कर चुके हैं कि कश्मीर से मुतल्लिका हमने क्या प्रोग्राम करने हैं। हम अगले सेगमेंट में इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन। रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरा डेवोस के बाद की सूरत हाल के हवाले से। इजाजुल हक साहब, सदर ट्रंप अब भारत आएंगे फरवरी के लास्ट वीक में, यानी तीसरी दिहाई में उन्होंने भारत का दौरा करना है, जो अभी प्रपोज शेड्यूल है। आपने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 80s में बड़ा क्लोजली पाक US रिलेशन को देखा। रियलिस्टिकली क्या कहेंगे कि इस रीजन में, जनरल साहब अभी वार्न कर रहे थे पहले कि नहीं डिपेंड करना चाहिए, वो न्यूट्रल हो नहीं सकते सालिस हो। देखिए, जब से ये 80s के बाद और 90s के बाद जब ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हुई है हिंदुस्तान और अमेरिका की, तो ये टोटली टिल्ट कर गया अमेरिका टूवर्ड्स। उससे पहले आप देखें कि माजी में देखें 90s में, लेट 90s में भी चाहे बुरे तरीके से आया, चाहे चंद घंटे के लिए आया, क्लिंटन आ गया याद होगा, लेकिन कोई अमरीकी सदर ऐसा नहीं करना चाहता था कि वो इंडिया जाए और पाकिस्तान को इग्नोर कर दे। अमेरिका एक किरदार अदा कर सकता है उस खित्ते में, लेकिन वो इस खित्ते की जो प्रधान बनाना चाहता है वो इंडिया को बनाना चाहता है।
क्या वजूहत हैं उसमें? अफगानिस्तान तो आखिर में उनको पाकिस्तान पर रिलाय करना पड़ गया, मजबूरी है उनकी, लेकिन चाइना दूसरी तरफ है जिसमें इंडिया और चाइना के दरमियान अमेरिका एक किरदार अदा करना चाह रहा है अपने आप को मतलब असर्ट करने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान को बड़े मतलब इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी, और ये सही खुर्रम दस्तगीर साहब की बात भी मैं उसको इंडोर्स करता हूँ कि ये 10 दिन का 15 दिन का प्रोग्राम जो है ये बाहर होना चाहिए। और हकीकत कैपिटल में मुझे आप बताएं कि जब से कश्मीर का इशू हुआ कोई एक डेलीगेशन गया किसी मुल्क में भी? फॉरेन मिनिस्टर साहब गए हैं, बड़ी एक ब्रेक देने के बाद अमेरिका गए हैं, चलो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो गया, लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत है ईयू के अंदर, बरतानिया के अंदर, और आप वहाँ पे अपना पॉलिटिकल प्रेशर भी असर्ट कर सकते हैं। वहाँ बरतानिया में देखें अभी इलेक्शन हुए हाल ही में, और कितने पाकिस्तानी वहाँ पे गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक बहुत बड़ी लॉबी है हमारी, पॉलिटिकल लॉबी है वहाँ पे पाकिस्तानी, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं। तो हमें चाहिए था कि ये वक्त हम अपना स्पेंड करते वो कश्मीर के इशू को उजागर करने के लिए। अब यहाँ पर आपने पहले जुमे के जुमे कहा जी कि हम मनाया करेंगे कश्मीर के साथ यकजहती, आधा घंटा खड़े तो 2 दफ़ा किया फिर ख़त्म हो गया। अब आप 10 दिन पूरा जोर लगा देंगे और फिर 10 महीने खामोशी से बैठेंगे जब तक कि कोई नया इशू। बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हमारी रिएक्टिव पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। कुछ हो गया तो हमने रिएक्ट कर लिया। तो इसी नुक्ते पर रहेगा। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मामलात अगर तय करवाने के लिए कहा जाए तो जो वेस्ट के टूल्स हैं वो तो हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रेड हैं। अब भारत के साथ हमारी तिजारत रही नहीं, आना जाना बंद है, ट्रेन सर्विस बंद है, बसें बंद हैं, एयर फ्लाइट्स भी कभी हम इजाज़त देते हैं कभी हम इजाज़त नहीं देते। वेस्टर्न टूल्स यही हैं, जर्मन और फ्रांस के टूल्स यही रहे, अमेरिका भी यही कहता है, ईयू भी कहीं कहता है, दुनिया में यही टूल्स उन्होंने रखे हुए हैं। फिर हम क्या उम्मीद रखें? जी, इस वक्त तो उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो 2005-6 में हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ जो सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लिया हुआ है, उसकी जो फाइनल फॉर्म है वो हमने दिसंबर 17 में यूएस ने अपना नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू पब्लिश किया, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बगैर कोई लगी लिपटी कहा कि हिंदुस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस इलाके में। इंडो पैसिफिक रीजन का नाम लिया बिकॉज वो हिंदुस्तान को चीन के मुखालिफ इस्तेमाल करना चाहते हैं टू कंटेन चाइना। और इसीलिए ये हमें इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जो है वो मुस्तकिल इस बात पर प्रोपेगेंडा करते हैं, और शायद दुरुस्त करते हैं कि जी मोदी फॉशिस्ट है, मोदी तो हिटलर है। लेकिन इस पर जरूर गौर करना चाहिए फराज साहब कि हिंदुस्तान को जुर्रत कैसे हुई कि उसने 6 महीने के अंदर पहले एक दफा वो काम किया जो 48 सालों से नहीं हुआ था, कि उनके जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदें वायलेट की, और फिर ठीक 6 महीने बाद जो है फरवरी बालाकोट के अटैक के बाद उन्होंने अगस्त में कश्मीर को एनेक्स कर लिया, जो मेरे ख्याल में तो 72 साल में पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफी है। यानी 71 के बाद इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी, हाँ बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान को जुर्रत क्यों हुई? और मेरी नजर में ठीक है हिंदुत्व तो है और भी जो उनकी फॉशिस्ट जो सोच है, लेकिन हकीकत यह है कि उनको जब अमेरिका की तरफ से एक अम्ब्रेला हासिल हो गई है, एक छतरी हासिल हो गई है, जिसके तहत उन्होंने ये फील किया कि ये वो काम कर सकते हैं जो 72 सालों में किसी हिंदुस्तान की हुकूमत को जरूरत नहीं हुई। और उसमें दूसरे जो उस कॉइन की दूसरी साइड है, वो साइड ये कहना पड़ेगा कि उनको नजर आया कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी इंतशार और मुआशी जो कसाद बाजारी है उसकी वजह से इस वक्त कमजोर हालत में है कि अगर हम ये कर गुजरे तो रिएक्शन नहीं आएगा। और आपने देखा कि रिएक्शन नहीं आया। हमें बड़े दुख से इसका एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा कैटास्ट्रोफी हुआ अगस्त 2019 में, और हमने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, दुनिया उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। हमने वो आउटरीच भी शो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, सवाए इमरान खान साहब की एक तकरीर के जो 27 सितंबर को हुई, उसके अलावा कोई आउटरीच भी नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर कि पाकिस्तान ने अपने आउटरीच का इजहार किया हो कि भाई इतनी बड़ी 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसको आपने कंप्लीटली एनेक्स कर लिया, तमाम यूएन जो रेजोल्यूशंस इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, आज तक कोई आवाज नहीं आई। तो हमें बहुत सीरियस इस पे जो है अपना कॉन्डक्ट एवेल्युएट भी करना है, और बात यह है कि सिर्फ एवेल्युएट नहीं करना, आने वाले हफ्तों और दिनों में जो हुकूमत के साथ हमारे 1000 इख्तिलाफात है, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो अमल करना चाहती है
मैदान अमल में उतरना चाहती है तो पूरी पार्लियामेंट उनके पीछे खड़ी होगी। दुख यही है कि बड़ी अच्छी रीअश्योर कर दिया आपने रीअश्योरिंग वर्ड यूज कर दिए कि पूरी पार्लियामेंट हुकूमत के पीछे खड़ी होगी। जनरल साहब, अम्ब्रेला अमेरिका ने दे दिया, वो जो ट्रीटी थी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली, उसके बाद एडवेंचर का वहां एक समा बना हुआ है, सालसी हो नहीं रही, सब यही कह रहे हैं कि ट्रंप सालसी नहीं कर सकता। तो क्या फिर हम ये समझें, जैसे बार बार वजीर आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं कि एक माहौल बन जाएगा, सिर्फ तसादुमी एक वाहिद ऑप्शन रह जाएगा? देखें जी, पहली बात तो ये कि अमेरिका और हिंदुस्तान के जो मुआहदे हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर मुआहदा नहीं है, उनके 10 और मुआहदे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। उसमें कोई लॉजिस्टिक के मुआहदे हैं, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग के मुआहदे हैं, और उनकी एक लिस्ट है, 10 हैं या 12 हैं, अभी मुझे सही याद नहीं है, कोई छोटे मोटे मुआहदे नहीं है, और वेल नोन है, सबको पता है कि वो कैसे हैं। जहां तक देखें, मेरा अपना ये मानना ये है, और मैं गलत हो सकता हूं, कि डिप्लोमेसी की एक हद होती है। डिप्लोमेसी डिपेंड करती है कि जो आपका वर्ल्ड का पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर हदूद के अंदर ही आप डिप्लोमेसी कर सकते हैं, आपकी डिप्लोमेटिक पावर उसके अंदर होती है। उसमें मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत ने बुरा काम नहीं किया है, अच्छा काम किया है। दुनिया को पता चल गया है कि कश्मीर का मसला क्या है, और आइंदा ये जब दोबारा इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कर्फ्यू वगैरह उठेगा, एक जद्दोजहद शुरू होगी जो ज़रूर होगी, इसलिए कि सारे कश्मीरी खिलाफ हो चुके हैं हिंदुस्तान के, तो उसको दुनिया टेररिज्म के साथ नहीं बांधेगी। लेकिन डिप्लोमेसी अकेली ये मसला हल नहीं कर सकती, हमें इस बात पे जोर देना चाहिए। और मैं ये कह देता हूँ, गलत हो सकता हूँ, कि डिप्लोमेसी के अलावा आपको कुछ पॉलिटिकल इकदाम उठाने हैं, और मैं मिसालें देता रहता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप शिमला मुआहदे के मुतालिक बात करें, इसको खत्म करें, उनको कहें जी उन्होंने तो इसको वर्चुअली खत्म कर दिया, बल्कि वायलेट किया है, आप फिर भी उसमें लगे हुए हैं। आप ये लाइन ऑफ कंट्रोल को दोबारा सीज फायर लाइन में तब्दील करें। जो आज़ाद कश्मीर के भाई अपने भाइयों की मदद के लिए जाना चाहते हैं, आपको उस पर कदगन नहीं लगानी चाहिए, आपको कानूनी तौर पर फाइल बनानी चाहिए। उनके जर्नैलों ने कहा है कि जी वहां पर रेप अलाउड है, और वो आप कम से कम ये बयानिया नहीं लेकर जा सके और कहीं पर किसी कानूनी जगह पर नहीं कर सके। आप रेड क्रॉस को नहीं कह सके कि वहां पर दूध पहुंचाए, बच्चों के लिए खुराक पहुंचाए, दवाइयां पहुंचाए। तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी के गोल दायरे में रह के आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो खैर पाकिस्तान रेड क्रॉस के चेयरमैन है। एक मिनट, मैं आप ही की तरफ आऊंगा, मैं आप ही की तरफ आऊंगा। ये जरूरी बात है जो मैं करना चाह रहा हूं, प्राचा, ये जरूरी बात है जो मैं करना चाह रहा हूं। फौजी तौर पे अपने नौजवानों की ट्रेनिंग करवाएं और कहें कि जब भी हम पर हमला हुआ तो हम पाकिस्तानी फौज के साथ ये नौजवान लड़ेंगे। और आपने क्या किया है यार, सिर्फ डिप्लोमेसी से कभी मसले हल हुए? सैयद फखर इमाम साहब, ये फरमाइए, भारत अब रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है, वहां पर खुद आवाजें उठ रही हैं, भारत के अंदर दानिशवर चीख रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहा है और इस तरह भारत के अंदर एक माहौल बना हुआ है। बिल्कुल जी, 26 को उनका रिपब्लिक डे होता है, और हमें ये देखना होगा कि वो तो कर रहे हैं, जो 5 उनके चीफ मिनिस्टर्स ने, उनकी स्टेट्स ने कहा कि वो अटैक को नाफिज भी नहीं होने देंगे। एक उनकी स्टेट सुप्रीम कोर्ट में भी वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये उनके अपने आइन की खिलाफ वर्जी है, वो तो चलते रहे। और मेरे ख्याल में हम अपने अंदर भी एक मुनज़्ज़म तरीके से, और जैसे हमें कल फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो हमारा ये 8-10 दिन का 5 फरवरी का जो सॉलिडारिटी डे, उससे पहले हमने 8-9 दिन मुख्तस कर दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कि बिल्डअप होगा 5 फरवरी तक। एक किस्म का उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होगा अंदरूनी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसका मुस्तकबिल टोटली लिंक्ड अप है पूरा कश्मीर के साथ। तो हमारी तरफ से तो मेरे ख्याल में जस्तजू पूरी हो रही है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि जितने भी इंटरनेशनल फोरा हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है जिनेवा में, और अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से तो बड़ा कोई और इदारा नहीं है। मुझे ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम डेवोस के हवाले से बात कर रहे हैं। वहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी की हुकूमतें करप्ट हुआ करती थी और इस वजह से उनकी पाक फौज के साथ नहीं बनती थी। हम इस पे ज़रूर बात करेंगे, सीजन्ड मेहमान, संजीदा मेहमान बैठे हुए हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं।
इमरान खान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डेवोस में तकारीर के हवाले से उन्होंने कहा कि फ़ौज से कशीदगी की वजह साबिक हुकूमतों की करप्शन हुआ करती थी। लेकिन अभी हालिया दिनों में आपने देखा डॉन लीक्स का इतना चर्चा था, मामलात वहाँ से ख़राब होते रहे। क्या वाकई आप बहुत सारी हुकूमतों में रहे, खुद वजीर भी रहे, यही होता था जो इमरान खान कह रहे हैं? देखें, करप्शन तो इतना बड़ा इशू नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि करप्शन को इन्होंने इस्तेमाल किया और नैब को भी इस्तेमाल किया एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस बनाने के लिए। जहाँ तक ये उन्होंने कहा जी कि ये करप्ट थे और इनके जो 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 इन्फॉर्मेशन थी वो इस्टेब्लिशमेंट के पास थी और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चले, तो इस वजह से इनकी करप्शन ये उन्होंने कहा ना। जी जी। लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लाना नहीं चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर कि किसका क्या ताल्लुक था, किसका क्या ताल्लुक वो तो वर्ल्ड फोरम पे बात कर रहे हैं खड़े मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप खान साहब की पिछली तकरीर उठा के देख लें तो मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा सख्त बात इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किसी ने नहीं की थी। हाँ, अब वो नहीं कर रहे, तो एक अच्छी बात है कि हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट को हर चीज़ के बीच में इदारों को लाएं, कोई बात, इदारों को हर काम के अंदर लाएं। आप अपनी सियासत करें, अपनी तरीक़ेकार से चलें। सैयद फ़खर इमाम साहब, आपने फरमाया कि हमें अपने आप को मुनज़्ज़म करना है, लेकिन ये एक शिकायत रही है कि वज़ीर आज़म बाहर जाते हैं, वो डोमेस्टिक इश्यूज़ को भी उठाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में डेवोस में उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतें करप्शन किया करती थीं और फिर उनकी नहीं बनती थी इदारों के साथ। FATF के इजलास हो रहे हैं, FATF उसी वक्त टेकअप कर रही थी पाकिस्तान के इश्यूज़ को। क्या ये स्टेटमेंट्स बनती हैं बाहर जाकर? देखिए जी, ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है और हर एक का एक अपना क्योंकि एक सोच होती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक अपना एक वो समझते मेरा मैंडेट जो है मुझे एंटी करप्शन ईथॉस पे मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ नेशनल मेन हमारे कोर इश्यूज हैं जिसमें कश्मीर नंबर 1 है, वहाँ पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट मुत्तहिद है। जनरल साहब, मैं यही क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने डेवोस में कहा कि फौज से कशीदगी की वजह साबिक हुकूमतों की करप्शन थी। फिर डॉन लीक्स का मामला भी आपके सामने था। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, उसमें करप्शन बढ़ी पाकिस्तान में पिछले साल में। फिर इमरान खान कहते हैं कि फौज और हमारी हुकूमत एक पेज पर हैं, एक पेज पर हैं, पिछली हुकूमतें करप्शन पर जाती रहीं, करप्शन अभी बढ़ी है। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कभी भी आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें कोई इंटरनल डिवीजन की बात हो। आपकी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको आप लोकल रखें, यहाँ जो मर्जी कहें, यहाँ भी बल्कि मुनासिब ही कहना चाहिए। लेकिन चलें, यहाँ अगर पॉलिटिक्स की वजह से आप कहते हैं, बाहर तो आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए कि जी हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं और ये करप्शन है। अच्छा, दूसरा ये है कि किसी भी पॉलिटिकल हुकूमत के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो ये इंडिकेशन दे कि मैं चल रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से या मैं चल रहा हूँ किसी अदारे की वजह से। आपको इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कहें कि मैं अपने बिरते पे चल रहा हूं, मुझे लोगों ने वोट दिया है, मैं अपनी ताकत पे चल रहा हूं। खुर्रम साहब, यही सवाल आपके सामने है, लेकिन डायमेंशन दूसरी है कि मुल्क में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आज नहीं रिपोर्ट दी, पहले भी रिपोर्टें आती रही हैं और करप्शन मौजूद रही है। क्या किसी भी सियासी लीडर को फिर आंखें बंद कर लेना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए? सबसे पहले तो इमरान खान साहब को खुदा जाने कौन समझाएगा कि फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी के दरमियान एक दीवार है। जब आप मुल्क की सरहद क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आप मुल्क के जो इख्तलाफात हैं, अंदरूनी इख्तलाफात, चाहे वो सिविल मिलिट्री हो या जो इस दफा इजहार किया है, या जब वाशिंगटन तशरीफ ले गए थे जुलाई में, तो उन्होंने बहुत सारी, मैं समझता हूँ, इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की थी कि जी ऑपोजिशन जमातों के बारे में ये तो माफिया हैं, ये पाकिस्तान को खा रहे हैं, मैं इनसे लड़ रहा हूं। तो इनको तो पहले तो ये कॉन्डक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो है, राज साहब आप भी माशाल्लाह ज्यादा समझदार हैं उनसे, उनको समझाएं। आप अमेरिका जाकर ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान आर्मी ने अलकायदा को ट्रेन किया था। आप ईरान जाकर ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी होती है।
और जो हुकूमतें, आप पिछली हुकूमतों को जो मर्जी नाम दे लें, लेकिन उन हुकूमतों में किसी अमरीकी अहलकार को यह जरूरत नहीं थी कि पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़ा या खड़ी होकर चाइना को मतून करे। और ये वो हुकूमतें थी, पिछली हुकूमतें, कि जब अमेरिका के वजीर खारजा ने फोन करना होता था तो वो पाकिस्तान के वजीर खारजा को ही फोन करते थे, अमेरिका के वजीर दिफा ने फोन करना था तो वजीर दिफा को ही फोन करते थे। या हमने देखा है कि चूंकि इमरान खान साहब खुद फरमा रहे हैं कि वो किस सहारे के बल चल रहे, तो फिर जो है जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पेओ फोन करते हैं तो वो जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन करते हैं, जब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एस्पर फोन करते हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब और मेरे जो अब सक्सेसर हैं परवेज खटक साहब, वो कहां रह गए हैं? क्योंकि ये कॉन्डक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस हुकूमत का इंतहाई बचगाना और मफलूज हालत में है। और जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, ना कश्मीर वाला इशू सही तरह हल इनसे नहीं हुआ, ना अमेरिका के साथ हमने ये देखा है कि जो एक नवाज शरीफ ने दुरुस्त तौर पर जो एक एनालिसिस किया था कि अब हमें अगर अमेरिका से ताल्लुकात अमेरिका से खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारा जो पाकिस्तान को शिफ्ट करना पड़ेगा अपना एम्फेसिस चाइना और रशिया और टर्की की तरफ इवेंचुअली, तो वो जो एक पाकिस्तान की समझ दुरुस्त की थी नवाज शरीफ ने, वो हमने देखा है कि इस दौर में दोबारा पूरी तरह वापस आई है। और अब हम अमेरिका ने जो है वो ट्रेनिंग भी खोल दी है। अब बड़ी खबरें हम सुन रहे हैं कि जी इमदाद भी आएगी, लेकिन इशू ये कि पाकिस्तान के मफादात किधर गए, कश्मीर किधर गया, पाकिस्तान के अंदर जो अपने इशूज थे उनके अंदर अमेरिका का क्या सपोर्ट और रोल रहा है, वो सब अब उस पर किताबें छप चुकी हैं। और अब अगर सिर्फ अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए वो एक वक्ती तौर पर ये तो खैर मफादात बड़े क्लियर है। ये तो याद रखे दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान का FATF में जो एप्लीकेशन पाकिस्तान के खिलाफ दायर की गई उस पर अमेरिका के दस्तखत हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब, आप तशरीफ ले आए। सैयद फ़खर इमाम साहब, बहुत शुक्रिया, आप ट्रैवल कर रहे थे, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।